सियासी सतह पर भी बहुत ही मुअस्सिर कारकर्दगी अंजाम दी है, चाहे 1937 का इंतखाब हो या शाहबानो केस हो और क्राउडेड मजमा शायद कभी हुआ होगा। तो इसका असर बिहार सरकार पे तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसमें एक बेदारी का सबूत दिया है, इसमें कोशिश भी शामिल है, लेकिन लोगों में बेदारी आई है और जदीद ज़राए का जो इस्तेमाल था इससे भी हमारी नई नस्ल बड़ी तादाद में जुड़ी है। अब ये हमारे रहनुमाओं का काम है, हमारे कायदीन का काम है कि उनको आगे भी कौमी कामों में जोड़ने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली बनाएं। नाज़रीन, इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ और हमारे साथ उर्दू दुनिया की मारूफ शख्सियत, जिस तरह शमशुर रहमान फारूकी, कलीम आजिज और इस तरह की कई अस्मा हमारे सामने आते हैं, उसी फेहरिस्त में अगर अभी मौजूदा वक्त में देखा जाए तो प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उर्दू दुनिया और बिलखुसूस तज्ज़िया निगारी में मुनफरिद शनाख्त इन्होंने अपनी कायम की है और सिर्फ समाजी, माशी और सिर्फ महदूद नहीं बल्कि सियासी तज्ज़िया निगारी में भी उनकी एक मुनफरिद शनाख्त है। अभी वक्फ तरमीमी बिल पर भी इन्होंने मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे। सर, सबसे पहले मैं फ़िक्र नज़र पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। पहला सवाल सर शुरू हम लोग यहाँ से करेंगे कि आज इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया बापू सभागार ऑडिटोरियम में, जिसमें हज़ारों हज़ार की तादाद में ताहद्दे निगाह लोग आए। इससे क्या तासुर जाएगा और हुकूमत तक इसका क्या असर पहुँच सकता है, हुकूमत पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, इसके दो तरह के असरात इसमें हम समझते हैं कि मुतवक्को भी है कि एक तो हुकूमत बिहार पर इसके वाज़े असरात होने चाहिए। हुकूमत बिहार का रवैया दो तरह का शुरू से ही देखने में आ रहा है। पार्लियामेंट में तो उनके वज़ीर ने वक्फ बिल के सपोर्ट में बयान दिया था, लेकिन बाद में हुकूमत बिहार के मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग तौर पर यह कहा कि भाई हम इसके सपोर्ट में नहीं हैं। वो उनका ज़ाती स्टैंड था। तो ये अब ये समझ में आएगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, और ये तो चुने हुए लोगों की कॉन्फ्रेंस थी, तो इतना ओवर क्राउडेड, बहुत कम किसी एक कानून के सवाल पर इतना ओवर क्राउडेड मजमा शायद कभी हुआ होगा। तो इसका असर बिहार सरकार पे तो जाएगा कि बिहार में एक साल के अंदर इलेक्शन भी है, तो उनको भी ये समझ में आएगा कि ये मुसलमानों का उमूमी कंसर्न है और इसके साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका कितना असर होगा हुकूमत हिंद पे, यह आने वाले वक्त में तय होगा। अभी हुकूमत हिंद को एक तो वक्त है, उनको हुकूमत अभी उनकी कायम रहनी है, मगर इससे जो अपोजिशन है जो उनके ख़िलाफ़ और सब ने मिलकर वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो एक मोर्चाबंदी कर रखी है, उनको मजबूती मिलेगी कि ये कम से कम 3-4 सूबों के लोग एक जगह जमा हुए और इमारत शरिया ये 100 बरस पुराना इदारा है और इस इलाके का ये जो पूर्वी हिंदुस्तान है उसकी सबसे मजबूत तंजीम है, और इसने जब मौका मिला है तो सियासी सतह पर भी बहुत ही मुअस्सिर कारकर्दगी अंजाम दी है, चाहे 1937 का इंतखाब हो या शाहबानो केस हो। उन मौक़े से हुकूमत को बार बार झुकना पड़ा है, तो हम समझते हैं कि इसका असर उन पर होगा। और ममता बनर्जी जो बार बार उनका ढुलमुल एक रवैया होता है, तो उनके लोगों का और उनके वक्फ बोर्ड के अफराद के आने से भी एक ये असर हुआ है कि अब लगता है कि ममता बनर्जी को या वेस्ट बंगाल हुकूमत को इसमें साफ साफ खुलकर अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके चुने हुए लोग, भाई उन्होंने एक अच्छा किया। हम लोग बिहार इस मामले में बदनसीब है कि वक्फ बोर्ड में भाई वहाँ तो कम से कम रखा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को उन्होंने चेयरमैन बना रखा है, जो कानून का जानकार है। हम लोगों के यहाँ ये नहीं होता है, तो उसने भी अपना स्टैंड रखा। और उनका सीईओ और चेयरमैन दोनों का स्टैंड रखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी हुकूमत की तरफ से ये हरी झंडी मिली है कि आप ये स्टैंड रखिए। तो इस कॉन्फ्रेंस का ये भी एक
फ़ायदा होगा कि कौमी सतह पे जो और ठोस गोलबंदी इससे कायम होगी। जमहूरियत में सर नंबर काउंट की बड़ी अहमियत होती है, और इस मौके पर हम लोगों ने देखा कि जेपीसी ने, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने लोगों से राय तलब की। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कमोबेश 4 करोड़ राय जेपीसी को पहुंची है, सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, जो एक मुनज़्ज़म टूल तैयार किया गया था राय भेजने का, उसके जरिए से 4 करोड़ राय गई। कितना फर्क पड़ सकता है और पढ़ना चाहिए? नहीं, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसमें एक बेदारी का सबूत दिया है। इसमें कोशिश भी शामिल है, लेकिन लोगों में बेदारी आई है। और वक्फ जो हमारे रोज़ाना के एजेंडे का हिस्सा नहीं था, तो थोड़े थोड़े लोग, हमने तलबा से भी बात की कई जगहों पे, तो मस्जिदों में जो ऐलानात हुए, हर जुमा को ऐलान हुआ, तो उसका भी एक असर हुआ। और बड़ी तादाद में लोगों ने, वह लोग जो किसी कौमी मसले में शरीक नहीं होते हैं, अपनी दाल रोटी में लगे रहते हैं, उन लोगों ने भी इसमें कम से कम शिरकत की। और जदीद ज़राए का जो इस्तेमाल था, इससे भी हमारी नई नस्ल बड़ी तादाद में जुड़ी है। अब ये हमारे रहनुमाओं का काम है, हमारे कायदीन का काम है कि उनको आगे भी कौमी कामों में जोड़ने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली बनाएं। वक्फ का ये एक मामला है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लग जाए कि भाई पार्लियामेंट में अगर उनको नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं मिले, उनको चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट न मिले, तो ऐसे ही वो विड्रॉ कर लेंगे। वो जानते हैं हारने से तो बेहतर है कि भाई छोड़ दें। तो हो सकता है उसको टाल दें, अभी 2 बरस 4 बरस टाल देंगे, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमको जो फ़ायदा मिला है कि हमारी कौम में जो एक बेदारी आई है और अपने असासा के बारे में एक तसव्वुर हुआ है कि भाई उस पर हमारा हक़ है और हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एक बेदारी पैदा हुई है। और हमारे कायदीन को ऐसे लोगों को जोड़ के रखने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल सर ये ले लेते हैं आपसे, चूँकि उर्दू दुनिया की आप मारूफ शख्सियत हैं माशाअल्लाह, और उर्दू ज़ुबान के लिहाज से देखा जाए तो बड़े खिदमात आपके हैं, बिलखुसूस नए लोगों में, जो आपने नए लोगों को ख़ास तौर पे जो उर्दू जान रहे हैं लेकिन अदब से वाकिफ़ नहीं हैं, आशना नहीं हैं, उनको आपने पढ़ा के बहुत सारी मुलाजमतों को हासिल करने में आपका पढ़ाना मुआविन साबित हुआ। तो उर्दू वालों के लिए एक छोटा सा पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? जबकि उर्दू ऐसा महसूस होता है कई बार कि हम लोगों को कि दिलचस्पी है तो उर्दू से घट रही है, ज़वाल की तरफ है। आपका क्या इस बारे में सोचना है और इस बारे में क्या आपकी राय? नहीं, वो अफसोस तो हमारा भी है कि उर्दू के तई जैसी बेदारी पहले थी वो घटी, मगर जमहूरी मुल्क में सबको अपने कुछ कुछ मौक़े मिलते हैं। तो जैसे हिंदी है, अंग्रेज़ी है, दूसरी ज़बानें हैं, उसी तरह से उर्दू भी एक रोज़गार का ज़रिया है। हर चंद तालीम इसके लिए नहीं दी जाती है कि रोज़गार हासिल किया जाए और दाल रोटी उससे चले, तालीम उससे बहुत बड़ी चीज़ है। मगर एक इब्तदाई तौर पर जो एक पसमानदा मुल्क है, गुरबत ज़दा मुल्क है, तो इसमें दाल रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए। और मेरा शुरू से ये तसव्वुर रहा है कि उर्दू पढ़कर, उर्दू पढ़ाकर बच्चों को कम से कम दूसरी ज़बान या दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले बराबरी में खड़ा किया जा सकता है। मुझे इसका इत्मीनान है कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाने की जिनको कोशिश की, उनमें से इतनी बड़ी तादाद में लोग रोज़गार पाने में कामयाब हुए कि हमें भी हैरत होती है। एक और फ़ायदा उसका होता है कि जिसको एक कहते हैं कि कम्पिटिटिवनेस, कि जो बच्चा एक बार कंपटीशन के किसी इम्तहान में बैठ जाता है, अगर वो नाकाम भी होगा तो दूसरे इम्तहान में वो पास हो जाएगा। वो सीख जाता है कि आम पढ़ाई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई का जो फ़र्क है वो जान जाता है, और उसके बाद उसको अपनी जान लगाने आ जाता है। तो आम तौर से उर्दू की जो तदरीस का इंतज़ाम है उसमें ये शौक़ नहीं है। अंग्रेज़ी जो बच्चा पढ़ता है वो सीख लेता है, उसको सिखा दिया जाता है, लेकिन उर्दू के बच्चों को ये मामला मालूम नहीं होता है कि अपनी ज़बान में भी मुकाबला जाती जहतें उसकी भी हैं और उससे भी हम बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमने, कम से कम मुझे इत्मीनान है कि मैंने अपने बच्चों में ये
जोश, ये जज्बा भरा है, ये बीज डाला है और उसका फल मिलता है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप सुन रहे थे इस वक्त प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब को, जिन्होंने बेबाकी के साथ और इंतहाई सुलझे हुए खूबसूरत अंदाज में उर्दू के बारे में तो बताया ही, वक्फ तरमीमी बिल पर भी इन्होंने अपनी मजबूत राय रखी और इमारत शरिया के आज के प्रोग्राम और कोशिश को भी सराहा। कैमरामैन मोहम्मद दिलशाद के साथ फजल रहमान रहमानी, पटना, बिहार।